कभी सोचा है ये जो अपने देश भारत से हमें इतना प्यार है, ये क्यों है? ये जो भावना है ना, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। चलिए आज हम उसी कहानी में चलते हैं कि कैसे 1915 के बाद पूरे भारत में एकता और आज़ादी की एक चिंगारी भड़की। ये वो कहानी है जिसने हमारे देश का नक्शा ही नहीं बल्कि तकदीर भी हमेशा के लिए बदल दी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, देशभक्ति का मतलब क्या है? अपनेपन का ये जो एहसास है, ये आता कहाँ से है? इस सफर में हम ठीक यही पता लगाएंगे कि ये जज्बा हमारे पुरखों के दिलों में आखिर जागा कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले विश्व युद्ध के असर से लेकर आखिर में सामूहिक अपनेपन की भावना तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, पहला विश्व युद्ध। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई यूरोप में लड़ाई हो रही है, उसका भारत से क्या लेना देना? खैर, लेना देना था और बहुत गहरा लेना देना था। जरा सोचिए, भारत सीधे सीधे लड़ाई में नहीं था, लेकिन इसकी कीमत हर घर चुका रहा था। अंग्रेजों ने लड़ाई का खर्चा निकालने के लिए टैक्स बढ़ा दिए। नतीजा, चीजों के दाम आसमान छूने लगे, लगभग 2 गुने हो गए। गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था और ऊपर से फसलें भी खराब हो गई। मतलब आम भारतीयों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। और जब लोगों को लगा कि इससे बुरा क्या ही होगा, तब एक भयानक इन्फ्लुएंजा महामारी और अकाल ने दस्तक दी। 1921 की जनगणना के आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए थे। लोगों को उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो मुश्किलें कम होंगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होती है। निराशा के इसी माहौल में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। जनवरी 1915 में एक नया नेता भारत वापस आया और अपने साथ लाया संघर्ष का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया। ये नेता थे महात्मा गांधी और उनका आइडिया था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये बिना हाथ उठाए, बिना हिंसा के लड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका था। गांधी जी का मानना था कि अगर आपकी लड़ाई सच्चाई के लिए है तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक बल की नहीं बल्कि आत्मबल की जरूरत है। भारत आते ही गांधी जी ने इस आइडिया को कह सकते हैं टेस्ट किया। 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए, फिर गुजरात के खेड़ा में लगान से परेशान किसानों के लिए और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हक के लिए। और तीनों ही आंदोलन सफल रहे। इन जीतों ने पूरे देश को दिखा दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत है। गांधी जी की ये सफलताएं देखकर ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं घबरा गई और जवाब में वो एक बहुत ही क्रूर कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था कि इसके तहत सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए सीधा जेल में डाल सकती थी। इस काले कानून के खिलाफ पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन विरोध की ये आग अमृतसर में एक ऐसे काले दिन पर जाकर रुकी जिसे भारत शायद कभी नहीं भूल पाएगा। तो हालात को संभालने के लिए सरकार ने अमृतसर में लगा दिया मार्शल लॉ और कमान सौंप दी जनरल डायर को। इसका मतलब सीधा था, अब शहर पर सेना का राज चलेगा, आम कानून खत्म। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। बहुत से लोग अपने परिवार बच्चों के साथ जलियांवाला बाग में मेला मनाने आए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तभी जनरल डायर ने बाग का इकलौता दरवाजा बंद करवाया और अपनी फौज को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। कुछ ही मिनटों में वो बाग बेगुनाह हिंदुस्तानियों के खून से लाल हो गया। जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड ने पूरे देश को अंदर तक हिला दिया। गांधी जी अब समझ चुके थे कि छोटे-मोटे आंदोलनों से काम नहीं चलने वाला। अब जरूरत थी एक बड़े, पूरे देश को साथ लेकर चलने वाले आंदोलन की, और इसकी कामयाबी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता सबसे जरूरी थी। गांधी जी को इसी में एक सुनहरा मौका दिखा। उन्होंने हिंदुओं की स्वराज की मांग को मुसलमानों के खिलाफत के मुद्दे के साथ जोड़ दिया। अब ये खिलाफत मुद्दा क्या था? दरअसल पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और वहां के सुल्तान को पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा यानी सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानते थे। अंग्रेज अब खलीफा की शक्तियां छीन रहे थे, जिससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी का आइडिया बहुत सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों का राज इसलिए है क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग करते हैं।
अगर हम सब मिलकर सहयोग करना बंद कर दें तो ये राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा, सरकारी नौकरियां, स्कूल, अदालतें, विदेशी सामान सब कुछ छोड़ दो। यही था असहयोग का विचार। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू तो हुआ पूरे जोश के साथ, लेकिन ये रास्ता, जैसा कि मैंने कहा, आसान नहीं था और जल्द ही एक ऐसी घटना हुई जिसने इस आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा। वहां 1922 में एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसक हो गया और गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस हिंसा से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा। वो अहिंसा के अपने सिद्धांत पर हमेशा अटल रहे, इसलिए उन्होंने भारी मन से आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस तरीका बदलने वाला था। अगला कदम सिर्फ असहयोग नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा था। इन दोनों में एक बड़ा फर्क था। असहयोग का मतलब था सहयोग ना करना, पर सविनय अवज्ञा का मतलब था सहयोग तो नहीं ही करना, साथ में अन्यायपूर्ण कानूनों को जानबूझकर तोड़ना भी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इस नए आंदोलन की जमीन तैयार हुई कई घटनाओं से। 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसका सबने बहिष्कार किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग रख दी। और जब वाइसराय इरविन ने गांधी जी की नमक टैक्स हटाने जैसी मांगें ठुकरा दी, तो फिर एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए मंच तैयार हो गया, दांडी मार्च। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन जानते हैं हर किसी के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग था। जैसे अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था बस लगान कम हो जाए, तो वहीं गरीब किसानों के लिए इसका मतलब था कि जो किराया बाकी है वो माफ हो जाए। शहर के व्यापारियों के लिए स्वराज का मतलब था कि उन्हें व्यापार में आज़ादी मिले, और आदिवासियों के लिए इसका मतलब था कि उन्हें अपने जंगलों में जाने का अधिकार वापस मिल जाए। थे तो सब एक ही लड़ाई में, पर सबकी अपनी अपनी आज़ादी की परिभाषा थी। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी, वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों से पैदा नहीं हुई। इसे बनाने में हमारी संस्कृति, हमारे गीत, हमारी कहानियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये सिर्फ दिमाग की लड़ाई नहीं थी, ये दिल की भी लड़ाई थी। कैसे? देखिए, भारत माता की तस्वीर ने देश को एक चेहरा दे दिया। वंदे मातरम गीत संघर्ष का भजन बन गया। तिरंगे झंडे ने सबको एक धागे में पिरो दिया, और राष्ट्रवादियों ने लोगों को उनके शानदार इतिहास की याद दिलाई, जिससे उनमें आत्मसम्मान और एकता की भावना जागी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा या नक्शे पर खींची लकीरें नहीं होता। ये एक एहसास है, एक भावना है कि हम सब एक हैं। और ये भावना बनी है अनगिनत संघर्षों, बलिदानों और साझा सपनों से, जिसने हमारे महान राष्ट्र भारत को जन्म दिया।